जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्लास 12th में और 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले हो ना, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम संपूर्ण किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, उसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। पास कराने की गारंटी ले रहे हैं और ये महा रिवीजन क्लास होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं ना, जो हर साल पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। जो कमजोर छात्र हैं, फिजिक्स के पेपर में डर रहे हैं फेल होने का, तो अगर वो वीडियो देख लेते हैं ना, अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों पास हो जाएंगे, गारंटी है हमारी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट रिवीजन करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं, ओके। कि विद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों, एकदम सरल भाषा में आपको बताएंगे। बस ध्यान से एक बार वीडियो को देख लो ना, आपके पेपर में आएगा तो आप लोग इसको करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। इतने सरल भाषा में बताए हैं कि एक बार भी इसको ध्यान से देख और सुन लेते हो ना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। सिंपल। देखिए क्या लिखा है, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो मान लीजिए, समझ लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें क्या है, आवेश और आवेशों के समुदाय का चारों ओर का क्षेत्र है। तो मान लीजिए इसमें आवेश है, ठीक है, इसमें आवेश है, ओके, ठीक है। जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो मान लीजिए इनके बीच ना आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो इसका जो क्षेत्र बनता है ना, वही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेशों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। देखिए दोस्तों, एकदम सरल भाषा में ध्यान से समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है, ओके। विद्युत बल होता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर क्या होता है, यफ अपान, यहाँ पे यफ जो है वो बल है, तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नाट, ठीक है। और वहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एकदम सरल भाषा में हम बताए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। और जो कमजोर छात्र हैं ना, वो इन्हीं के बलबूते पे एकदम अच्छे से अपना पेपर करके आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन के भरोसे अपना पूरा पेपर अच्छे से करके आएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। विद्युत विभव को परिभाषित करें, ठीक है, विद्युत विभव को परिभाषित करें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। पूछ लेगा बहुविकल्पी में कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो आप लोग लिख दोगे कि जूल प्रति कूलाम है या वोल्ट है, जो ऑप्शन में दिखेगा उसको आप लोग टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आवेश क्या है, परिभाषित करें, ठीक है। ये 2023, 22, 21 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लो, एकदम दोस्तों सरल भाषा में बताए हैं ना, सुन लोगे, देख लोगे, याद हो जाएगा। और कॉपी पेन लेके अगर लिख लोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों, निकलेगा ही नहीं, एकदम आराम से पेपर में लिख के आओगे, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है, ठीक है। आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। और इसका मात्रक दोस्तों क्या है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है कई बार, तो इसको भी आप लोग ध्यान से तैयार कर लो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो आइए करते हैं। किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये कई बार पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लो। तो अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर दो स्पर्श प्रतिच्छेदित करेंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी। ठीक है, जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आवेश के गुणों को लिखिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हेडिंग डाल देना है आवेश के गुण, जिससे दोस्तों एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा ना तो समझेगा कि एकदम अच्छे से आप लिखे हैं और आपको फुल मार्क देगा। ठीक है, हेडिंग आप लोग जरूर डालिए ऐसे। ठीक है, मान लीजिए आवेश के गुण लिखने को पूछ रहा है तो ऐसे आवेश के गुण हेडिंग आपको डाल देना है, उसके बाद लिखना है। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। आवेश धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश संरक्षी होता है। ठीक है, आवेश एक परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आवेश के कुछ गुण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कूलाम का नियम। ओके, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये है कूलाम के नियम का फार्मूला। यफ यहाँ पे बल है, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है वो दूरी है, एफ जो है वो बल है। ठीक है, और Q जो है वो आवेश है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के नियतांक है। ठीक है, के बराबर के नियतांक है, उसका मान है ये। ठीक है, के नियतांक का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके फ्रेंड्स, कूलाम का नियम दोस्तों हम अच्छे समझाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग कूलाम का नियम अच्छे से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, डेल, आवेश का आयतन घनत्व डेल से प्रदर्शित किया जाता है, उसको परिभाषित करें। तो चलिए करते हैं। तो क्या लिखा है, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको डेल बोला जाता है, डेल। ठीक है, इसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल बराबर होता है Q/V, और यहाँ जो V है वो आयतन है। ठीक है, वो आयतन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयतन घनत्व, जिसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है पृष्ठीय घनत्व को, उसको परिभाषित करें। इन दोनों में से तो एक 100% पूछेगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पूछेगा जरूर। ठीक है, आपसे या तो आयतन घनत्व पूछ लेगा या फिर पृष्ठीय घनत्व पूछ लेगा, तो दोनों काफ़ी सरल भाषा में हम बता दिए हैं, तो आप लोग तैयार कर लो। तो पृष्ठीय घनत्व भी देख लेते हैं फटाक से। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, इसे सिग्मा, इसे सिग्मा है ये दोस्तों, सिग्मा। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, जहाँ A क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो हम अपना संधारित्र देखते हैं क्या होता है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है, इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जिस पर विपरीत आवेश होता है। ठीक है, इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है जिस पर विपरीत आवेश होता है। युग्म की एक प्लेट को विभव दिया जाता है, मतलब विभव से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, विभव से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिस पर विपरीत आवेश होता है, किस पे,
समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है जिसपे विपरीत आवेश होता है। युग्म की एक प्लेट को विभव से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, मतलब नीचे धरती से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या है? किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। ठीक है, Q/V हो जाएगा। दोस्तों एकदम सरल भाषा में लिखे हैं, अगर आप लोग ध्यान से सुन भी लेते हो और देख लेते हो ना पूरा वीडियो, तो ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप लोग पेपर में आराम से बना के लिख दोगे और एकदम अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, डरिए मत, आप लोग बस ध्यान से देखिए। ठीक है, डरने से कुछ नहीं होता है, ध्यान से बस देखते रहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या होता है अनओमीय प्रतिरोध। ऐसे ही हेडिंग आपको डाल देना है, फिर लिखना है कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया मतलब पूरी तरह, ठीक है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूरी तरह पालन नहीं करता है उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। याद हो गया ना दोस्तों? ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध क्या है? जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वह अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका तैयार हो गया। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे ही दोस्तों एकदम आसान बता रहे हैं हम, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है दोस्तों, इस साल भी पूछा जाएगा और आप लोग आराम से लिख के आओगे और अच्छे नंबर से पास होगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? तो किसी चालक के एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के प्रतिरोध को चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रो बराबर होता है R/A/L। ठीक है, रो बराबर क्या होता है? R/A/L। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है R/A/L। ठीक है, और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, और वहीं पे इसकी बीमा की बात करें तो ml पे 3, T पे -3 और A पे 2 घात। ठीक है, ये होता है इसकी बीमा विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आगे और भी आसान और अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही पेपर में आएगा, आप लोग बना के लिखोगे, अच्छे नंबर से पास होगे। ठीक है, बस वीडियो लास्ट तक देखो और अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये 2012, 18, 2020 और 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2025 में भी पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लो। ठीक है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट चालकता। तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, इसको रो बोला जाता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता को रो से प्रदर्शित करते हैं ना। ठीक है, तो यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो विशिष्ट चालकता, ठीक है, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। ठीक है, 1/रो। ओके, ये रो है, ये है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। ओके, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे में 1। ओके, ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या हो गया? 1/रो। ठीक है, विशिष्ट चालकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और वहीं पे देखा जाए इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है, किसका? विशिष्ट चालकता का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एकदम रट लो, घोल के पी जाओ, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, एकदम पेपर में आएगा, ऐसे ही छाप देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में पूछेगा ये दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ठीक है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं क्या समझते हैं। सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
काफ़ी इजी प्रश्न है, एकदम अच्छे से आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो या फिर कॉपी पेन लेके नोट कर लो, ठीक है। वीडियो रोकिए, नोट्स बना लो और एकदम रट लो दोस्तों, यही आपको पास कराएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से बस देखते जाओ, यही सब आएगा दोस्तों, ठीक है। थ्योरी में से यही सब आएगा थ्योरी में, ठीक है। और इसी के बलबूते पे आप पास होगे फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई साल पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से देख लो, ठीक है। यथार्थ क्यों होता है, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है, क्योंकि विभव मापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा शून्य होती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है तथा यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य होता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विभव मापी की सुग्रहिता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो विभव मापी के प्रयोग में जा की को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो वह, ठीक है, तो विभव मापी सुग्राही होता है, ठीक है। क्या लिखा है, विभव मापी के प्रयोग में जाकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो विभव मापी सुग्राही होता है। किसी विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो विभव मापी की विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, के इक्वल टू भी अपान एल, ठीक है। जहां भी क्या है, बी है विभव मापी के तार के सिरों पर विभवांतर, ठीक है। और यल क्या है, विभव मापी के तार की लंबाई है, ठीक है। तो के अनुसमानुपाती 1 अपान एल, ठीक है। ये हो जाएगा विभव मापी की प्रवणता, ठीक है, के समानुपाती 1 अपान एल, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर में बटा 1 लग जाएगा, ठीक है। अर्थात विभव मापी के तार की लंबाई एल बढ़ाने पर के का मान कम हो जाएगा, अर्थात विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से आप लोग इसको तैयार कर लो। तो देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो किसी कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो इस पर एकांक चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। जबकि कुंडली की अक्ष क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है। जबकि कुंडली कैसी हो, अक्ष क्षेत्र के लंबवत हो, इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ठीक है, उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, ठीक है। 3 नंबर में ये पूछेगा, एकदम इसको अच्छे से तैयार कर लो, काफी सरल भाषा में लिखे हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न भी फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भी जल्दी से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। काफी इजी प्रश्न है, 3 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, अभी इसको ध्यान से ऐसा लिखे है ना कि आपको याद हो जाएगा, सुन लो बस, ध्यान से याद हो जाएगा, आपको पेपर में आराम से लिख दोगे बना के, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी व समय के परिवर्तित न हो रहा हो, ठीक है, दूरी व समय के परिवर्तित न हो रहा हो तो इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मान ना अगर नहीं बदलता है, ठीक है, दूरी और समय के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है ना, तो इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र बना है तो वो एक समान ही रहता है, ठीक है। तो यही इसका उदाहरण हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र का। ओके, समझ में आया कि नहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके फिर से ध्यान से सुन लो आप लोग, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि यह लगाए गए प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा आवेशित कण की परिकरण आवर्ती समान होती है, ठीक है।